हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बजट जान लेते हैं क्या होता है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के ब्यौरे को सरकारी बजट कहते हैं। जो सरकार की प्राप्तियां मतलब जो सरकार के पास पैसा आएगा, अनुमान होता है लेकिन मैक्सिमम चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो पैसा आएगा वो अनुमानित प्राप्तियां हो गई। कैसे आएगा? एक तो सरकार कर राजस्व, जो कर लगाएगा उससे। दूसरा गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व में आपका आ जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, है ना, कोल इंडिया हो गई, आपकी ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, ये भी कमाई करती हैं। बैंक वगैरह तो सरकार का इनमें शेयर है, तो इसमें से सरकार की कमाई होती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अलावा भी सरकार विनिवेश करती है, वहाँ से भी कमाती है पैसा। ये गैर कर राजस्व हो गया। और भी चीज़ें हैं, जुर्माना लगाना, ये वो चीज़ें सब। ठीक है, तो इन पे बात करेंगे। फिर आ जाएगा उधारियाँ। उधार भी सरकार लेती है। उधारियाँ बहुत बड़ा पार्ट होता है आज की बजट की प्राप्तियों की। ठीक है, उधारियाँ देखेंगे कि क्या है, कैसे क्या इनका रोल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्राप्तियाँ। फिर सरकार व्यय कहाँ कहाँ कर रही है, कौन से सेक्टर में, इसका पूरा ब्यौरा देती है सरकार। उसे ही बोला जाता है बजट। तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, दैट मीन्स जो वित्तीय वर्ष आपका आने वाला होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, उसके लिए ये बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112 के द्वारा यूनियन बजट केंद्र का, और अनुच्छेद 102 के द्वारा, ये थोड़ा सा गलत है, 202 होगा यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 202 के द्वारा क्या है, राज्य बजट। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट घाटा। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों का अंतर। क्या मतलब हुआ कि बजट घाटा जो होता है ना, अलग होता है। ध्यान रखना, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, तीनों अलग अलग होते हैं। बजट घाटा वो होता है कि अगर सरकार जो प्राप्त कर रही है और जो खर्च कर रही है उसमें कुछ अंतर हो, तो वो क्या होगा, आपका बजट घाटा होगा। लेकिन बजट घाटा हमेशा शून्य रखा जाता है, आज की डेट में शून्य रखेगा। या बजट घाटा सरप्लस होता है। बजट सरप्लस मतलब घाटा नहीं होता, सरप्लस होता है। उसमें क्या होता है, सरकार की जो प्राप्तियां हो रही, चाहे उधार लेके चाहे उसके खुद के राजस्व से, वो ज्यादा है, वो बजट में खर्च कम कर रहे हैं। जैसे बिहार का बजट पिछली बार कुछ सरप्लस था, कुछ हजार करोड़ का। आगे चलते हैं। पूंजीगत व्यय। ये समझो, ये चीजें अब आपको छांट के दी जा रही हैं कि कहीं पे आता है ना कि पूंजीगत व्यय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कहीं पे अगर पूंजीगत व्यय हो या पूंजीगत प्राप्ति हो, आपको दो चीजें देखनी है, क्या उससे सरकार की संपत्ति बन रही है या कम हो रही है, या संपत्ति पर खर्च हो रहा है। दूसरा देनदारी। संपत्ति और देनदारी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो होता है आपका पूंजीगत। संपत्ति में क्या होता है, आधारभूत ढांचे पे सरकार व्यय करे, रोड वगैरह बनाए, तो क्या है, पूंजी बना रही है एक प्रकार से। कोई फैक्ट्री डाल दे, मशीनरी डाल दे, है ना। ऋण प्रदान करना, सरकार जो दूसरे देशों को या राज्यों को ऋण देती है, तो वो भी क्या कहलाता है, इसका पूंजीगत व्यय। और किसी परिसंपत्ति का क्रय कर रही है, कोई संपत्ति सरकार खरीद रही, कोई जमीन खरीद ली है ना, अधिग्रहण कर लिया वो। फिर देनदारी। सरकार व्यय की बात हो रही तो जो सरकार ऋण वापसी करती है वो पूंजीगत व्यय में आ जाता है। लेकिन इस पे जो ब्याज देती है सरकार ऋण पे, ब्याज आपका राजस्व व्यय आता है, ये ध्यान रखना। मूलधन आपका पूंजीगत व्यय आ जाएगा, ब्याज क्या आ जाएगा, आपका राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान, अनुदान देती है सरकार, राज्यों को भी देती है, वित्त आयोग अनुशंसा करता है, दान दे देती है सरकार, उपहार देती है। अलग अलग देशों को सरकार देती है, जैसे मॉरिशस को एक वो दिया था, अभी जहाज दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें। प्रतिरक्षा व्यय मतलब डिफेंस सेक्टर में जो व्यय होता है वो राजस्व व्यय का भाग होता है। वेतन और पेंशन सब्सिडी जो देती है वो भी राजस्व व्यय है। और सामाजिक सुरक्षा मतलब हेल्थ वगैरह पे, शिक्षा पे, खाद्य सब्सिडी, इन सब पे जो सरकार व्यय करती है वो भी राजस्व व्यय कहलाता है। प्राप्तियां देख लेते हैं सरकार की। तो एक होती है कर राजस्व प्राप्तियां, दूसरी होती है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व में जितने भी टैक्स आते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सीआईटी, पर्सनल इनकम टैक्स जो आप पर्सनल तौर पे भरते हो वो हो गया पीआईटी, इसके बाद जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क वगैरह ये सब आते हैं। राजकोषीय घाटा पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा पहले यहाँ समझ लो। सरकार का व्यय में जो बजट में क्या होता है, प्राप्तियां इज इक्वल टू व्यय, ये बराबर होता है। प्राप्तियों में जो सरकार की आय है किससे होगी, कर प्लस गैर कर राजस्व, ये तो आय हो गई। दूसरा प्लस होता है उधारियां।
तो ये जो उधारियां होती हैं ना, यही सरकार का क्या होता है, टोटल राजकोषीय घाटा होता है। बस इतना ध्यान रखो, सरकार जो लोन लेती है बजट में, टोटल लोन आपका क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के कुल व्यय तथा प्राप्तियों, इन प्राप्तियों में क्या शामिल नहीं, उधारी, उधारी जैसे ही हटा दोगे इसके अंतर को क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, दैट मीन्स उधारियां आपकी क्या है, राजकोषीय घाटा। तो कुल व्यय इज इक्वल टू कुल प्राप्तियां। ये तो ऐसे होता है नॉर्मली, जो व्यय कर रहा है प्राप्तियां, लेकिन कुल व्यय में से आप उधारियां हटा दो तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, उधारियों को छोड़कर, ये क्या हो गया आपका, फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में सारे घाटे शामिल हो जाते हैं, चाहे इसके अंदर राजस्व घाटा भी इसी के अंदर शामिल होता है। राजस्व घाटा देख लेते हैं। तो राजस्व व्यय तो अभी आपको पता चल गया, सब्सिडी पे देती है, वेतन, पेंशन, डिफेंस वगैरह। तो ये राजस्व व्यय माइनस के राजस्व प्राप्तियां, ये कर दोगे तो राजस्व घाटा आ जाता है। एक टर्म आता है प्रभावी राजस्व घाटा, कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो क्या होता है, राजस्व घाटा में से पूंजीगत व्यय किसको देती है सरकार, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को जो सरकार अनुदान दे देती है, मतलब दान दे देती है, लोन नहीं दे रही है, अनुदान दे रही है कि इतना पैसा लो, और वो राज्य सरकार किस पे व्यय कर रही है, इंफ्रा पे, बिजली पे, रोड पे, रेलवे पे, इन सब पे जब व्यय करती है राज्य, तो ये माना जाता है कि ये तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं संपत्ति बना रही है, देश के विकास के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। तो इसको क्या माना जाता है कि ये आपका घाटा तो है, लेकिन इससे पूंजीगत संपत्ति भी बन रही है, तो प्रभावी राजस्व घाटा में इसको शामिल नहीं करते। फिर आ जाते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। ये क्या होता है कि अगर जैसे ये सरकार है गवर्नमेंट, इसने 2023-24 का बजट पेश किया, तो 2023-24 के पहले जो भी सरकारें रही, चाहे यही सरकार रही, इसने जो भी लोन लिया उसकी किस्त जो भी है उस किस्त को हटा देते हैं। इस बजट में जो नया लोन ले रहे हैं, नई किस्त केवल वो शामिल करते हैं, बाकी पिछला घटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। सरकारों द्वारा, कौन सी, पुरानी सरकारों द्वारा लिए गए ऋण के भार को अनदेखा करके वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार की राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है, ये प्राथमिक घाटा होता है। एक होता है मौद्रिक घाटा। सरकार क्या करती है, आरबीआई से भी लोन लेती है। आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है, आरबीआई बैंकों से पैसा रखा लेती है कई तरीके से। तो बैंक से पैसा रखा लेगी, आरबीआई से पैसा भी छपवा लेगी, ठीक है, तो वो घाटे का वित्तीयन हो जाता है। तो यही एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा आरबीआई से लिए गए ऋण को दर्शाता है, मौद्रिक घाटा। क्वेश्चन से यहीं से बनते हैं, सीधा परिभाषा से ही बन जाएंगे। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे दो बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका दो तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना,
इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा, इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दिए सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।